बहुत खूबसूरत, बहुत हसीन। और प्रोग्राम शख्सियत में मैं समीना आप सबका स्वागत करती हूँ, इस्तकबाल करती हूँ। कुछ ऐसा चला है तेरा जादू हर सू, तू हमको नज़र आता है हर सू। हर राह में रोशन है तेरे सोजो साज, छाई है तेरी बंसी की सदा हर सू। ऐसी ही शख्सियत है उनकी जिनकी बांसुरों की धुन पर रीझते हैं हम सारे, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में संघर्ष का एक लंबा दौर देखा, लेकिन अथक मेहनत और समर्पण ने उन्हें ऐसे मकाम पर पहुंचाया जिसे देखकर सितारे भी रश्क करते हैं। शख्सियत भी हमारी खुशकिस्मती है कि आज है हमारे साथ, हमारे मेहमान हैं पंडित हरि प्रसाद चौरसिया। बहुत बहुत स्वागत पंडित जी शख्सियत में आपका। बेहद खुशी है और हमारी खुशकिस्मती है कि आज आप वक्त निकाल पाए हमारे इस चैनल के लिए। आपसे हम बातचीत का सिलसिला शुरू करें, लेकिन उससे पहले आपकी जिंदगी के एक छोटे से सफर पर हम नजर डालते हैं। आइए देखते हैं। सुर संगनी मधुर कर्णप्रिय कन्हैया की प्रिय बांसुरी, अध्यात्म और दिव्य प्रेम की प्रतीक, और इसी के रंग में रंगे अग्रणी कलाकार की मशहूर बांसुरी वादक पंडित हरि प्रसाद चौरसिया, जिनके होठों से लग बांसुरी भी धन्य हो जाती है। कहते हैं जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है। ऐसा ही हुआ पंडित हरि प्रसाद चौरसिया के साथ। पिता की इच्छा का सम्मान करने के साथ साथ संगीत के प्रति उनका प्रेम बढ़ता ही गया, और एक वक्त आया जब उन्हें सानिध्य मिला पंडित भोलानाथ जी का। 8 साल की कड़ी मेहनत और रियाज ने उनकी कला को और निखारा। उड़ीसा के कटक रेडियो स्टेशन से शुरू हुआ सफर मुंबई तक पहुंचा, और यहाँ खुशनसीबी ने उन्हें गुरु माँ अन्नपूर्णा देवी से शिक्षा ग्रहण करने का मौका दिलाया। और यहीं से शुरू हुआ उनका राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर छा जाने का कामयाब सिलसिला। और इस दरमियान उन्हें साथ मिला कई अग्रणी कलाकारों का भी। बॉलीवुड से उनका जुड़ाव और संगीत की एक नई इबारत जो शिव हरि की जोड़ी ने रची, उसे भला कौन भूल सकता है। नीला आसमां सो गया, नीला आसमां सो गया। बांसुरी के प्रति उनके पूर्ण समर्पण का जीता जागता उदाहरण है वृंदावन गुरुकुल, जहां युवा कलाकार पंडित जी की छत्र छाया में बांसुरी के सुर ज्ञान से सरशार हो रही हैं। अपने सफर में उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार के साथ साथ पद्म भूषण और पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। इन पुरस्कारों की श्रेणी में फ्रांस, ब्रिटेन के साथ साथ कई मुल्कों की सरकार की ओर से भी आपको सम्मानित किया जा चुका है। सरल, सहज, संपूर्ण व्यक्तित्व और कला को पूर्ण रूप से समर्पित पंडित हरि प्रसाद चौरसिया आज भी गीत संगीत की खिदमत में लगे हुए हैं। तो पंडित जी, बातचीत के सिलसिले की शुरुआत करें। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि पिता आपके रेसलर रहे,
लेकिन फिर आपका दिल उसमें लगा नहीं और फिर आपने भोलानाथ जी से बाकायदा गायकी की तालीम ली, तबले के साथ भी आप जुड़े। लेकिन फिर आप जो देखते हैं और जो हम समझते हैं कि बांसुरी ने आपका मन, दिल, दिमाग सब मोह लिया। कैसे हुआ ये चेंज ओवर? मैं बांसुरी के बारे में बताना चाहूँगा कि मैं बांसुरी जब से मेरा जन्म हुआ तभी से बांसुरी से बहुत लगाव है। उसका साउंड सुना करता था और मेरी माँ मेरे कानों में गुनगुनाया करती थी, लोरी जिसको कहते हैं हम। तो उससे वो बहुत मिला के मैं सुना करता था, बड़े ध्यान से सुना करता था। अभी भी मुझे याद है जब मैं 5 साल का था, बहुत छोटा था, तो भी मैं गौर से जब कभी बांसुरी का साउंड भी ज़रा सा मिलता था तो मेरा ध्यान उधर जाता था। बड़ी इच्छा थी कि मैं किसी तरीके से अगर बजा सकूं थोड़ा सा तो बहुत अच्छा होगा। मेरे पिताजी की इच्छा थी कि मैं भी पहलवानी करूं, मेरे परिवार का नाम करूं, वो भी मैंने किया। 4-5 साल किया, बहुत अच्छा लगा। अच्छा। लेकिन तकलीफ होती थी, जब कोई बैठ जाता था ऊपर चढ़ के तो बहुत तकलीफ होती थी। लेकिन संगीत तो मेरा एक धर्म सा बन गया था तभी से, बचपन से ही, कि मैं संगीत जरूर करूँगा। तो माता पिता की ये इच्छा थी कि अगर पहलवानी करें नहीं तो पढ़ाई लिखाई करें। तो मैंने उनको खुश रखने के लिए पढ़ाई लिखाई तो किया, बहुत थोड़ी पढ़ाई लिखाई किया, लेकिन जॉब के लिए मैंने बहुत कोशिश किया कि क्या किया जाए, जॉब करूं ताकि ये खुश रहे, ताकि मैं म्यूजिक कर सकूं, ये खुश भी रहे। तो मैंने थोड़ी टाइपिंग सीख लिया और मैं स्टेनोग्राफर बन गया। अच्छा, कहाँ पे? जी, मैं पहले इलाहाबाद मिलिंग कंपनी एक इलाहाबाद में थी, वो प्राइवेट कंपनी थी, उसमें थोड़े दिन किया। जब मैं हमारी एज हो गई, गवर्नमेंट के लायक एज हो गई 18 साल की, तो मुझे अच्छा जॉब मिल गया गवर्नमेंट का। अच्छा। बड़ा भाग्यशाली में था, भगवान की कृपा थी और आप लोगों का आशीर्वाद था। जॉब मिल गया और 85 रुपये महीने मिलने लगे उस जमाने में, जब मैं 18 साल का तो था। बहुत, उस वक्त तो 85 रुपए बहुत होते थे। मैं तो साइकिल लेके पूरे मोहल्ले में लड्डू बांटा मैंने कि मैं देखिए मुझे नौकरी मिल गई। सब बड़े खुश हुए। तो वो करते करते मैंने अब मेरा परिवार खुश है मेरे से, अब कुछ उनको कोई प्रकार की चिंता नहीं होनी चाहिए। तो तब मैंने बांसुरी अच्छी तरीके से पकड़ा और बांसुरी के पहले मैंने थोड़ा सा गाना सीखा। हाँ, वो थे गायकी। जी, पंडित राजा राम जी थे, वो ध्रुपद के बहुत अच्छे गायक थे। उनके कोई संतान नहीं थी और मेरी माँ भी मुझे 5 साल जब मैं था तभी छोड़ के चली गई। तो उनकी पत्नी ने मुझे बच्चे की तरह पाला और हमारे गुरुजी राजा राम जी ने मुझे गाना सिखाया। अच्छा। लेकिन मेरे आवाज़ की रेंज थोड़ी अच्छी नहीं थी, तो वो हमेशा कहा करते थे, बेटा कुछ ऐसा कुछ सोचो किसी वाद्य के बारे में जो तुम्हारे गले से जुड़ा हो। गले से जुड़ा होगा तो तुम उसी में गाना और तुम्हारा वाद्य भी बजता रहेगा। तो मुझे किसी दोस्त ने आइडिया दी कि बांसुरी लेना चाहिए। अच्छा। तो मैंने कहा अच्छा। तो मैं मेले में कहीं देखा सीधी बांसुरी, तो बजाने लगा, अच्छा लगा, बहुत अच्छा। कभी कभी फिल्मी गाना भी निकाल लेता था। तो उसका मुझे थोड़ा सा जब बांसुरी में बजाने लगा, फिल्मी गाना बजाने लगा, तो उसका मुझे बहुत से लोगों से, हमारे स्कूल में बहुत नाम हो गया। जब मैं स्कूल का कोई प्रोग्राम हो छोटा मोटा तो मैं 5 मिनट 10 मिनट बजा दूं, तो हमारे टीचर हमसे बहुत खुश रहने लगे कि चलो कभी भी कोई कार्यक्रम होता है तो इस लड़के को बैठा देते हैं और बड़ा उनके स्कूल का नाम होता है। और मैं अच्छा पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल बेकार था, तो मुझे पास भी कर दिया जाता था, चाहे कैसे भी मार्क्स हो, लेकिन मुझे पास कर दिया जाता। मैंने सुना आप बांसुरी भी किसी की लेके भाग लिए थे। जी, वो भी ऐसा भी हुआ। जिस समय बांसुरी का शौक हुआ, मैंने सीधी बांसुरी लिया तो मज़ा नहीं आता था, क्योंकि ट्यून नहीं होती है वो। तो मेरे को एक लड़का, मैं कुश्ती लड़के आ रहा था और घर जा रहा था, कोई एक लड़का बजाते बजाते जा रहा था, मैं उसके पीछे पीछे उसका बांसुरी सुनते सुनते क्या अच्छा बजा रहा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मैं देख रहा था कि अगर ऐसी बांसुरी भगवान मुझे दे दे तो मुझे बहुत अच्छा हो। पैसे नहीं थे मेरे पास में, तो कहीं नल में ऐसे करके पानी पीने लगा। आपको देखा होगा यूपी में, बिहार में ऐसे करके नल पानी, बांसुरी रखा उसने, तो पीछे से लेकर कहा मैं ये मौका मत छोड़ना। वो मौका नहीं छोड़ा, लेके जो मैं भागा हूँ, पीछे घूम के भी नहीं देखा, कभी वो देख लिया मुझे तो मेरी जान निकाल लेगा। मैं भागा तो उसके बाद में मेरे घर पहुंचा, छिप गया, जब देखा वो नहीं दिखाई पड़ रहा तब निकाल के उसको बजा दिया। लोग आज के ज़माने में संघर्ष नहीं करना चाहते, बहुत जल्दी ऊपर जाना चाहते हैं। आपका एग्जाम्पल भी बहुत से लोगों के सामने है। आप अपने संघर्ष के बारे में कैसे याद करना चाहेंगे, उन संघर्ष भरे दिनों को? मुझे संघर्ष की ऐसी आदत हो गई कि बिना संघर्ष के कोई जीवन नहीं है। मुझे बचपन से ही, मैं माँ छोड़ के चलेंगी तो संघर्ष ही करना है ना, कहाँ क्या खाना मिला, क्या कपड़ा मिला, कैसे रहा, कौन, जो माँ के सिवाय तो और कोई देखता नहीं है।
तो उस जमाने से आज तक मैं संघर्ष कर रहा हूँ, और संघर्ष का नाम ही जीवन है। मैं इसको अब एंजॉय करने लगा, बहुत आदत पड़ गई ना इतने वर्षों की। आपको मास्टर ऑफ ब्लोइंग टेक्निक कहा जाता है। ये एक बहुत बड़ा खिताब है अपने आप में। और अगर हम बांसुरी जो आपके हाथ में है इस वक्त मैं देख रही हूँ, इसमें सांस का नियंत्रण कितना अहम है। जी जी, मेरे ख्याल से ये एक पूजा की तरह, एक मेडिटेशन की तरह। मेडिटेशन भी है, और इसको योगी लोग जो सोचते हैं, जो योगा सिखाते हैं, जिसमें हम श्वास का ही सिखाते हैं कि उतार चढ़ाव कैसा होना चाहिए, तो जब ये घंटे 2-2 घंटे सुनते हैं तो खुद ऐसे आश्चर्यचकित होते हैं कि हम तो इनको 5-10 मिनट में थका देते हैं, लेकिन ये तो 2-2 घंटा बजाते हैं। तो जितने हमारे योगी पुरुष हैं वो हमको बहुत प्यार करते हैं और बहुत हमसे बातें करते हैं, बहुत कोई योग के बारे में बातें करते हैं, फिर मेरे से मेरे बारे में पूछना चाहते हैं कि आप अपने श्वास को किस तरीके से बढ़ाते हैं, 2-2 घंटे आप बजाते हैं। तो मुझे उनका बहुत आशीर्वाद रहा है। और सबसे बड़ी बात कि इतना साधारण वाद्य आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। क्यों साधारण क्यों बोलते? एक सूखा सा बांस का टुकड़ा है, तार नहीं है, चमड़ा नहीं है, कुछ नहीं, फिर भी बजता है। आपने सुना होगा, गीता में पढ़ा होगा कि भगवान श्री कृष्ण बजाते थे तो पशु पक्षी गोपियाँ सब घर से छोड़ के उनके पीछे भेजे जाते थे। तब तो माइक्रोफोन भी नहीं था। क्या होता होगा, क्या वातावरण होता होगा, मैं सोच के मैं आश्चर्यचकित होता हूँ कि वो भी कैसा युग था। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सबसे पुराना संगीत का वाद्य रहा होगा। तो पंडित जी, जो आपके पास ये छोटी बांसुरी है और एक बड़ी बांसुरी है जी, इन दोनों का थोड़ा सा फर्क जरूर समझना चाहेंगे। ये कहना चाहिए, जब हम गांव में जब जाते हैं ना, खेती बाड़ी किसानों को देखते हैं काम करने के बाद में, जब थक के आते हैं तो अपने परिवार के साथ में, बच्चों के साथ में, पत्नी के साथ में बैठ के वो कुछ गुनगुनाते हैं, फ्लूट बजाते हैं। तो ये फ्लूट है। उस समय में साउंड सिस्टम नहीं होता था, तो छोटी फ्लूट ही होती थी। अच्छा। इसको इसको हम कहते हैं बांसुरी कह लीजिए, या मुरली। जैसे कृष्णा के नाम है वैसे ही इसके भी कई नाम है, वंशी, वेणु, मुरली, बांसुरी, बहुत सारे नाम है। तो इसको मुरली कहा जाता था कि भाई मुरली बजाइए। लेकिन बहुत इसकी ध्वनि बहुत कर्कश है, लगती है, ज़्यादा देर बजाने से लगेगी कान को। लेकिन वो गांव में अच्छी लगती थी, क्योंकि दूर दूर खुला हुआ वातावरण होता था, तो लोगों को सुनाई पड़ता था। तो लोग आते थे, परिवार से मिलते थे, साथ में बैठ के गाना बजाना, नाचना करते थे। वो उनकी खुशियाँ थी, वही उनका त्योहार था। छोटी बंसी पे कोई आप हमें कोई छोटा सा कुछ भी आप सुना सकें? बहुत कर्कश आवाज होती है। जी जी। पंडित जी, कुछ आपके अपने हैं जिन्होंने अपनी राय का इजहार किया है, आपके आज तक के सफर को उन्होंने देखा है। जी। मैं चाहूंगी आप उन्हें देखें, फिर अपनी राय से आप अरे जरूर जी। सब दुनिया जानती है कि एक वो बहुत बड़े संगीतकार हैं, और मेरे को ये भी यकीन है कि सब दुनिया जानती है कि बड़े संगीतकार होने के बावजूद वो बहुत बड़े इंसान भी हैं। सब कोई जो भी उनके साथ, जो उनके संगत में आया, वो यही फीलिंग लेके बाहर गया कि ये बहुत ही अच्छे उच्च कोटि के इंसान हैं। शिष्यों के प्रति उनका जो प्यार है अपना, वो मुझे कहीं देखे नहीं मिलता है। वो अपने शिष्यों के, अपने बच्चों से ज़्यादा प्यार करते हैं। पंडित जी के बिना हम शास्त्रीय फील्ड के बारे में सोच भी नहीं सकते। वो एक बहुत इंटीग्रल पार्ट है इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक सीन का, और हमारी बहुत से भी बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं। हम सब उनके भक्त हैं और चाहेंगे कि वो हमेशा हमको इंस्पायर करते रहे और हमारे सर पे अपना हाथ रखे। पंडित जी नमस्कार। मेरा सौभाग्य है कि आपके बारे में मुझे 2 शब्द कहने का मौका मिला है। आपके साथ मुझे बार बार संगत करने का मौका मिलता है, और आप जितना प्यार से और इज़्ज़त से बजवाते हैं वो मैं उसको बयान नहीं कर सकता। एक तो पंडित जी को कभी टेंशन में नहीं देखते, चाहे कितनी भी ट्रैवलिंग हो, कहीं से भी आ रहे हो, लेकिन जब वो बैठ जाते हैं फ्लूट पर, जब उनका कार्यक्रम होता है, जब वो बजाने के लिए स्टेज पर आ जाते हैं, तो पता नहीं उनके अंदर से खुदा कहाँ से वो शक्ति दे देता है। तो उनको देखकर हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो बस मेरी यही खुदा से दुआ है कि पंडित जी को खुदा अच्छा स्वास्थ्य और बहुत लंबी उम्र दे। शुक्रिया। वाह,
कैसा लगता है पंडित जी बहुत जब अच्छा। आपके लिए लोग कहते ये हैं? मेरे लिए बहुत बड़े गर्व की बात है, इतना मुझे दिल से प्यार करते हैं और मुझे आशीर्वाद देते हैं, बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। और मैं कहता हूँ आने वाली पीढ़ियों को भी ऐसा ही काम करना चाहिए कि उनको लोगों का आशीर्वाद मिलता रहे। बिल्कुल पंडित जी, आपसे बातचीत का सिलसिला हम जारी रखेंगे। जी। ले रहे हैं हम एक छोटा सा ब्रेक, हाजिर होते हैं बस थोड़ी देर में। आप देखते रहिए शख्सियत। और ब्रेक के बाद शख्सियत में आपका एक बार फिर स्वागत है। हमारी खुशनसीबी है कि आज शख्सियत में हमारे मेहमान हैं पंडित हरि प्रसाद चौरसिया। पंडित जी, मुझे ये बताइए कि गुरु अन्नपूर्णा देवी से आपने शिक्षा ग्रहण की, कैसे मना पाए आप उन्हें और कैसे सब कुछ मुमकिन हो पाया? ये बड़ी मुश्किल बात थी, अभी भी मुझे लगता है कि मानी है कि नहीं। मैं उनके पास 1986 से 86 से उनके पास दौड़ता रहा और रिक्वेस्ट करता रहा, प्रार्थना करता रहा, विनती करता रहा। उन्होंने सुना ही नहीं, बिल्कुल अनसुनी कर दिया। उसकी वजह भी थी कि एक नारी हैं और जो कि स्वर बाहर बजाती हैं, उनका घराना तंतुवाद का घराना है। फिर मुझे बांसुरी क्यों सिखाएंगी और मैं क्यों बांसुरी सीखने जाऊंगा उनसे? ऐसा होता है मुमकिन कि जो गाना गाता है वो गायक के पास में जाता है, जो वायलिन वादक है वो वायलिन के पास में जाएगा, जो सरोद वादक है वो सरोद वादक के पास में जाएगा। तो मैंने ये परंपरा को तोड़ा और वो तोड़ने का मकसद मेरा ये था कि मैं उनके संगीत से इतना प्यार था मुझे कि मुझे वो संगीत मेरे बांसुरी के ऊपर बजाना था। मैं 3 साल तक भटकता रहा और मुझे वो हमेशा आउट आउट गेट आउट और यही करती रही। तो मैंने कहा करने दीजिए, कब तक करती हैं देखा जाए। आखिर नारी तो लक्ष्मी का रूप है, सरस्वती का रूप है, कब तक करेंगी, मैं भी देखूंगा। तो मैं भी अकड़ के बैठ गया, हर हफ्ते जाके एक बार घंटी बजाई दूँ। तब रवि जी के साथ रहती थी वो, तो कहती थी भाई मेरे पास क्यों आता है, तुम रवि जी के पास क्यों नहीं जाता? मैंने कहा म्यूज़िक तो आप ही का सीखना है, बस आप जहाँ जाएं कहेंगे मैं जाऊँगा, लेकिन म्यूज़िक आपका सीखना आपका है। तो उनके पीछे बहुत पड़ा। जब 3 साल तो वो भी परेशान हो गए, तो बोले अच्छा ठीक है एक दिन बांसुरी लेके आ जाओ। मैं उसके 10 साल उसके पहले 10-12 साल तक बजाता रहा, कॉन्सर्ट बजाता रहा, फिल्मों में बजाता रहा और बहुत एक्टिव था मैं। फिर उन्हें जब सुना तो देखा कि हाँ ये ठीक ठाक है, तो कहा ठीक है अब आप आना। फिर मुझे कहा कि जब मर्जी हो आप आना, आप जब मर्जी हो, मैं आपको, आपका काम आपने नहीं छोड़ना, चाहे फिल्म इंडस्ट्री का हो या कोई कार्यक्रम हो, लेकिन जब आप आओगे मैं आपको मिलूँगी और आपको सिखाऊंगी। और तब से वो मेरी माँ है, वो मेरी सरस्वती माँ है, वो मेरी लक्ष्मी है, वो मेरी दुर्गा है, वो मेरी सब कुछ है वो। पंडित जी, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक में ध्रुपद शैली का मिलन एक बड़ी खासियत रही है और जी। मेरे ख्याल से ये मेहर घराने की खासियत रही बहुत है। बहुत। तो उसके बारे में कुछ बताइए थोड़ा सा। आपको इतना कैसे मालूम है? नहीं पंडित जी, कुछ नहीं, आपके आगे नहीं कुछ पता, नहीं, लेकिन थोड़ा लेकिन बहुत पढ़ के आप लोगों से पूछ बहुत बढ़िया लेते बात हैं। कही आपने। ये ध्रुपद गायन शैली में ही ध्रुपद रहा है, लेकिन जब मैं इनसे माँ से सीखना शुरू किया तो मुझे लगा कि ध्रुपद का घराना इनका भी है, जो कि वाद्य संगीत में ध्रुपद की शैली बजाते हैं। तो मैंने कहा ये तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी कि एक बांसुरी को लेके और उसको मैं गाऊं ध्रुपद शैली में, तो कितनी अच्छी बात होगी। तो मैंने वो शुरू किया। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल था और है भी, अभी भी मुश्किल है, लेकिन मैं कैसे करके उसको चाहता हूँ कि भगवान ये हमारी शैली हमारे जीवन में बनी रहे। तो उसमें इतनी प्रतिभा होती है जब हम लंबे आलाप करते हैं, जो कि आलापचारी उनका बहुत ही मेन क्या कहना चाहिए वो ये होता है, मकसद होता है गायन में। अब वो वादक कलाकार जो हमारे मैहर घराने के थे, वो सभी देखेंगे, पंडित रविशंकर जी हैं, उस्ताद अली अकबर खान साहब हैं, निखिल बनर्जी, सबके आलाप देखेंगे बड़े लंबे ध्रुपद स्टाइल के होते। तो मैंने भी वही शुरू किया उनसे सीख के। तब लोगों को थोड़ा सा लगा कि हाँ बांसुरी भी एक वाद्य है। मुझे ये बताइए कि फिर ये एक सफ़र और आगे बढ़ता है और फिल्मों की तरफ आप चले जाते हैं। मदन मोहन जी शायद मेरे ख्याल से पहले व्यक्ति रहे जिन्होंने आपको अपने पास बुलाया, वाह, ये कैसे है ना? मालूम? और उसके बाद फिर आपका ये सफ़र चलता है सी रामचंद्रन और आर.डी. बर्मन, हुसनलाल एस.डी. भगत बर्मन, राम, बिल्कुल पुराने लोग बड़े बड़े थे। लोगों के साथ आप जुड़े। हुसनलाल भगत राम थे, सी रामचंद्र थे, नौसाद साहब थे, वसंत देसाई साहब थे,
क्या उस माहौल के बारे में बताइए ना थोड़ा सा। मैं क्या बताऊं, मुझे एक तो लालच थी पैसे की, नया नया आया था बम्बई में। बम्बई तो मालूम है माया नगरी है, वहाँ तो पैसा होना चाहिए, बिना पैसे के वहाँ कोई किसी को देखता नहीं। तो मुझे लगा कि अगर कमाना है, अभी तो कोई जानता नहीं है, तो एक ही जरिया है फिल्म इंडस्ट्री। और बहुत रिकॉर्डिंग होती थी, बहुत कुछ होता था, मराठी, गुजराती गाने, हिंदी गाने, बंगाली गाने, उड़िया गाने, बहुत सारे। तो हमेशा स्टूडियो बिजी रहता था। और मेरा भी ऐसा होता था कि मेरे 2-3 बॉक्स फ्लूट के अलग अलग स्टूडियो में पड़े होते थे, और मैं कभी यहाँ बजा रहा हूँ, कभी वहाँ बजा रहा हूँ। किसी को मालूम नहीं कि मैं इधर उधर चारों तरफ बजा रहा हूँ, सिर्फ पैसे की लालच के लिए, सच में बता रहा हूँ। तो मैं बहुत करता था। और मैं किसी स्टूडियो में काम कर रहा हूँ, देखा यहाँ थोड़ा सा रिहर्सल हो रहा है, तो मैं उनसे बोलता जरा पान खा के आता हूँ, और मैं दूसरे स्टूडियो में बजा के आ जाता था। उनको मालूम भी नहीं, इनको भी नहीं मालूम, लेकिन चल रहा है 3-4 स्टूडियो में काम, ऐसा करता था। लेकिन एक चीज़ मुझे बहुत सीखने को मिली, जिस म्यूज़िक डायरेक्टर के काम में मैं जाऊँ, उसका एक अलग वातावरण, अलग संगीत की एक क्या कहना चाहिए ध्वनि, अलग एक घराना। तो एक एक घराना होता था। तो हमको बहुत सीखने को मिला कि लाइट म्यूजिक, कमर्शियल म्यूजिक भी कोई ऐसा संगीत है जिसको दुनिया में सबसे ज़्यादा श्रोतागण फिल्म संगीत के ही हैं। आपके कुछ और अपने हैं जिन्होंने अपनी राय का इजहार किया है आपके आज तक के सफर को लेकर। आइए दिखाती हूँ, और मेरे ख्याल से आपको अच्छा लगेगा उन्हें। जी जी, जरूर जरूर। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, मैं लगभग उनको 40 वर्षों से जानता हूँ। मेरे ख्याल में हम दोनों एक साथ ही बम्बई पहुँचे थे। वो उड़ीसा से पहुँचे थे और हम कलकत्ते से पहुँचे थे। तब भी बहुत अच्छी बांसुरी बजाते थे, बहुत अच्छी। और आज तो खैर उनका सानी ही नहीं है, कोई उनका जवाब ही नहीं है, इतना अच्छा बांसुरी बजाते हैं। जहाँ तक कलाकार की बात है तो हरि प्रसाद जी से इस वक्त कोई बांसुरी में कोई कलाकार नहीं है। आप फले फूले और अपनी विद्या में जहाँ आज हैं उससे कहीं गुना और आगे हो जाएं। आपका खूब नाम हो। जो भी आपको मन में कुछ इच्छा है वो सब भगवान पूरी करे। जय हो। बांसुरी और पंडित जी, इनको अलग कर ही नहीं सकते। जब भी बांसुरी का नाम आता है तो पंडित जी का नाम आता है, और पंडित जी का नाम आता है तो बांसुरी आती है। तो मैं यही कहता हूँ कि जैसे जिस प्रकार से भगवान कृष्ण जी के साथ में बांसुरी जुड़ी है, वैसे ही हमारे बाबूजी पंडित हरिप्रसाद जी के साथ में बांसुरी जुड़ी है। भगवान कृष्ण को देखा नहीं, सिर्फ उनके बारे में सुना है, और यही सुना है कि जब वो बांसुरी बजाते थे तो सारा कि सारा जो विश्व एकदम शांत हो जाता था, सब एकदम खो जाते थे। आज मैं यही कहूँगा कि भगवान कृष्ण का नहीं सुन के, और हम जब इनका सुनते तो हमें लगता कि भगवान कृष्ण ऐसी ही बांसुरी बजाते होंगे। क्या कहेंगे पंडित जी इनके लिए? सच कह रहा हूँ कि इतने लोग, इतने अच्छे कलाकार, इतने उच्च कलाकार हमको प्यार करते हैं, अपने दिल से प्यार करते हैं। मैं इनका बहुत आभारी हूँ, और मैं हमेशा इनका आभारी रहूँगा। और मैं चाहूँगा, इनसे प्रार्थना करूँगा कि ये हमारे जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं उनको वैसे ही अप्रिशिएट करें, उनको आशीर्वाद करें। मैं इनसे यही गुजारिश करूँगा। पंडित जी, चलते चलते वृंदावन के बारे में आपसे हम जानना चाहेंगे। इस समय जो हमारा ये कार्यक्रम देख रहे हैं बहुत सारे लोग, वो ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि अगर वृंदावन जो आपका स्कूल है वहाँ पर आकर बच्चे सीखना चाहें तो उनके लिए क्या पैमाने तय किए हैं, और आपका ये कितना खूबसूरत ख्वाब रहा है? जी, पहले तो ये मैं जब गुरु माँ से मिला, जब मैंने मैहर के बारे में जाना, तो मुझे लगा कितनी बड़ी चीज़ है कि ऐसा गुरुकुल होता है जहाँ इतने बड़े बड़े कलाकार दुनिया में, जिनको लोग देखना चाहते, सुनना चाहते हैं। तो मैंने कहा अगर मैं एक छोटा सा कर पाऊँ तो बहुत अच्छा होगा। तो मैंने उसका नाम वृंदावन दिया, क्योंकि वहाँ बांसुरी बजेगी तो वृंदावन नाम अच्छा लगेगा, और जब वृंदावन नाम रहेगा तो भगवान श्री कृष्ण भी वहीं कहीं ना कहीं तो होंगे, छिपे होंगे, और उनका आशीर्वाद होगा, सब लोग अच्छा बजाएंगे। तो ये स्कूल नहीं है, ये है वृंदावन गुरुकुल। तो मैंने कहा एक गुरुकुल करते हैं, तो अपने हिसाब से मैंने गुरुकुल किया, जिसका नाम हमने दिया वृंदावन। एक बम्बई में है जो आज 15 साल हो गया,
दूसरा भुवनेश्वर में है, जहाँ से मेरा काम शुरू किया था मैंने संगीत का। उसके पहले तो मैं स्टेनोग्राफर था। तो मैंने कहा जहाँ से मेरा संगीत कला को लेके जन्म हुआ वो है भुवनेश्वर, उड़ीसा। तो एक वहाँ एक गुरुकुल हो, और जहाँ से मुझे दुनिया ने पहचान दी है वो है बम्बई शहर है। चयन कैसे करते हैं? मैं उनको देखता हूँ पहले, उनके अगर एक बार सा लगा दिया गले से तो स्वर का हो गया, और एक बार कुछ ताली देकर कुछ गा दिया तो ताल का हो गया। अब इसको कैसे ग्रो करना है, इसको कैसे सींचना है पानी से, वो हमारे पर निर्भर करता है। हम उनसे कोई पैसे नहीं लेते, हम उनसे पैसे नहीं लेकर मैं कहता हूँ तुम्हारी मेहनत जितनी करोगे वही हमारा पैसा है, वही हमारी इनकम है। जब मेहनत अच्छी करोगे तो हमको बहुत आनंद होगा, हम तुमसे पैसे नहीं चाहिए। नेक काम आप कर रहे हैं बस। लेकिन चलते चलते मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगी कि कभी आपको कोई एक गीत फिल्मों का बेहद पसंद रहा हो, जो आपने गुनगुनाया हो और जिसने आपको बेहद मुतासिर किया? मुझे फिल्म का गीत तो बहुत अच्छे हैं। कौन जो सा एक पुराने बहुत अच्छे, कौन सा नहीं है? ये सुनो छोटी सी गुड़िया की लंबी कहानी। सुनो छोटी सी गुड़िया की लंबी कहानी, सुनो छोटी सी गुड़िया की लंबी कहानी, जैसे तारों की बात सुने रात सुहानी, सुनो छोटी सी गुड़िया की कहानी। पंडित जी, आज आप शख्सियत में आए, हम लोगों के साथ बातचीत की, इतना वक्त दिया, आपका बेहद शुक्रिया, आभार। बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने हमको बुलाया, यहाँ पर लोगों के सामने मेरा परिचय दिया और लोगों के सामने मेरी मुलाकात करवाई। भगवान आपको बहुत 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 सुखी रखे। शुक्रिया बहुत बहुत। तो शख्सियत में आज फिलहाल इतना ही। कुछ और ताबिंदा सितारों के साथ होगी जल्द मुलाकात। इजाज़त दीजिए, नमस्कार, आदाब।